हेलो गाइस, करंट अफेयर्स फंडा में आप सभी का स्वागत है। राष्ट्रपति चुनाव में इस बार मुख्य मुकाबला एनडीए की कैंडिडेट द्रौपदी मुर्मू और अपोजिशन के जो जॉइंट कैंडिडेट हैं यशवंत सिन्हा, इनके बीच होने जा रहा है। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने 16वें राष्ट्रपति चुनाव का पूरा कार्यक्रम भी जारी कर दिया है। तो जिस डेट को इलेक्शन होंगे वो है 18 जुलाई और यदि रिक्वायर्ड होता है तो काउंटिंग की डेट है 21 जुलाई 2022। आपको बता दें कि मौजूदा राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद का कार्यकाल 24 जुलाई को समाप्त हो रहा है। अब सवाल ये है कि भारत के अगले राष्ट्रपति कौन होंगे या होंगी। अगर द्रौपदी मुर्मू जीती तो देश की पहली आदिवासी राष्ट्रपति होंगी। आपको बता दें कि दोनों ही प्रेसिडेंशियल कैंडिडेट्स का बीजेपी से गहरा नाता रहा है। यशवंत सिन्हा वाजपेयी सरकार में कैबिनेट मंत्री रहे। इन्होंने फाइनेंस मिनिस्ट्री और एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्ट्री जो है इनके पास रही है, लेकिन 2018 में ये बीजेपी से अलग हो गए थे और तृणमूल कांग्रेस टीएमसी को इन्होंने ज्वाइन कर लिया था। बात करें द्रौपदी मुर्मू की तो झारखंड की राज्यपाल रह चुकी हैं और उड़ीसा में बीजेटी सरकार में कैबिनेट मंत्री भी रही हैं। लेकिन 2017 के प्रेसिडेंशियल इलेक्शंस की यदि हम बात करें तो रामनाथ कोविंद ने 6,61,728 वोट्स जीते थे। एनडीए के कैंडिडेट थे, जबकि जो कांग्रेस की अगुवाई वाली अपोजिशन रही, इनकी जो कैंडिडेट थी मीरा जी, इन्होंने 4,34,241 वोट्स जीते थे। पर तब एनडीए 21 राज्यों में सत्ता में था और तब से अब तक समीकरण काफ़ी बदल चुके हैं, स्पेशली 10 मार्च के बाद से, जब से 5 राज्यों के जो असेंबली रिजल्ट्स हैं वो घोषित हुए हैं। यदि हम आज की बात करें तो बीजेपी 17 राज्यों में पावर में है। 2017 से 2022 तक बीजेपी और जो इसके एलाइज हैं, इन्होंने महाराष्ट्र, तमिलनाडु, राजस्थान, छत्तीसगढ़, झारखंड, ये सभी राज्य हारे हैं, लेकिन मध्य प्रदेश और कर्नाटक को फिर से हासिल किया है। अब बीजेपी की जो एलाइज थे जैसे तेलुगु देशम पार्टी, टीडीपी, शिवसेना और अकाली दल, ये भी इससे दूर हुए हैं। यदि हम मौजूदा स्थिति की बात करें तो 5,26,420 वोट्स के साथ बीजेपी अपने प्रेसिडेंशियल कैंडिडेट को जिताने के लिए 50% वोट से 1.2% पॉइंट दूर है। इसका कारण क्या है? इसका कारण ये है कि उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड में जो हाल ही में इलेक्शंस हुए हैं तो यहाँ पर बीजेपी के नंबर्स गिरे हैं। लेकिन एक मशहूर कहावत है कि वेल बिगन इज़ हाफ डन, यानी कि अच्छी शुरुआत से ही आधा काम पूरा हो जाता है। और ये जो कहावत है इसको सही साबित करती हुई दिख रही है बीजेपी, क्योंकि जो बीजेडी है, बीजू जनता दल, इसके जो लीडर हैं नवीन पटनायक, उड़ीसा के चीफ मिनिस्टर हैं, तो इन्होंने अपना समर्थन दिया है इनको, द्रौपदी मुर्मू जी को। और जो वाईएसआर कांग्रेस है तो उनका भी समर्थन जो है इनके पास ही आएगा, ऐसा माना जा रहा है। क्योंकि एक नाम इस तरह से जुड़ जाता है ना कि पहली एक तो महिला बनेंगी राष्ट्रपति, दूसरी बात यह है कि पहली आदिवासी राष्ट्रपति होंगी अगर ये बन जाती हैं, तो इस तरह से भी काफ़ी सपोर्ट मिल जाता है। दूसरी बात यह है कि इस इलेक्शन में, प्रेसिडेंट्स के इलेक्शन में ऐसा नहीं होता कि पार्टी ने अपनी व्हिप जारी कर दी कि आपको इसी कैंडिडेट को वोट देना है, ऐसा नहीं होता। स्वतंत्र हैं, जो भी इलेक्टर हैं वो स्वतंत्र हैं, जो एमएलए एमपी जो वोट देंगे वो स्वतंत्र हैं, आप किसी को भी वोट दे सकते हैं। तो अब अपोजिशन की ओर से भी यहाँ पर वोट्स आ सकते हैं, है ना। तो उम्मीद है कि ऐसा एक्सपेक्ट किया जा रहा है कि जीत इनकी सुनिश्चित है। चलिए अब बात करेंगे कि भारत में जो प्रेसिडेंट हैं ये कैसे इलेक्ट किए जाते हैं। तो देखिए, प्रेसिडेंशियल एंड वाइस प्रेसिडेंशियल इलेक्शंस एक्ट 1952 और आर्टिकल 54 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, तो इसमें बताया गया है कि प्रेसिडेंट का जो इलेक्शन होता है इसमें कौन पार्टिसिपेट करेंगे और किस तरह से ये इलेक्शन चलेगा। अगर हम क्वालिफिकेशन की बात करें प्रेसिडेंट के इलेक्शंस के लिए, जो लोग खड़े होते हैं, क्या उनकी क्वालिफिकेशन होती है, तो 35 साल के होने चाहिए। कोई भी ऑफिस ऑफ प्रॉफिट नहीं होना चाहिए, यानी किसी तरह का फाइनेंशियल गेन उनको प्राप्त ना हो। दूसरा यह है कि लोकसभा का मेंबर बनने के लिए वो एलिजिबल हो, यानी कि इस तरह की उनके पास क्वालिफिकेशन हो, इस तरह का क्वालिफाइड हो में कि मेंबर ऑफ लोकसभा भी में बन सके। मतलब बनना नहीं है उनको, लेकिन उस जो मापदंड है उस पर खरे उतरते हों। दूसरा, वो जो है रजिस्टर्ड होने चाहिए एज अ इलेक्टर भारत में, और जो उनके नॉमिनेशन पेपर हैं उसको 50 एलिजिबल वोटर्स द्वारा साइन होना चाहिए कम से कम। ठीक है, अच्छा आगे अगर हम बात करें, अब इस प्रेसिडेंट का जो इलेक्शन होता है भारत में, इसमें कौन पार्टिसिपेट करता है, बात यह है। तो देखिए, बोथ हाउसेस ऑफ पार्लियामेंट के जो इलेक्टेड मेंबर्स होते हैं, लोकसभा और राज्यसभा जो इलेक्टेड मेंबर्स हैं,
याद रखिएगा इलेक्टेड मेंबर्स, ना कि नॉमिनेटेड मेंबर्स। तो इलेक्टेड मेंबर्स जो भी होंगे बोथ हाउसेज ऑफ पार्लियामेंट और इलेक्टेड मेंबर्स ऑफ द लेजिस्लेटिव असेंबलीज ऑफ ऑल स्टेट्स एंड दिल्ली एंड यूनियन टेरिटरी ऑफ पुडुचेरी। तो सभी राज्यों में और दिल्ली और पुडुचेरी यूनियन टेरिटरी के जो भी इलेक्टेड मेंबर्स हैं वो इसमें पार्टिसिपेट करेंगे। तो यहाँ पर जो नॉमिनेटेड मेंबर्स हैं उनका कोई रोल नहीं होता है। यहाँ पर भी आप देख सकते हैं मेंबर्स ऑफ लोकसभा एंड राज्यसभा जो इलेक्टेड मेंबर्स हैं, मेंबर्स ऑफ स्टेट असेंबलीज और लेजिस्लेचर फ्रॉम एनसीटी ऑफ दिल्ली एंड यूनियन टेरिटरी ऑफ पुडुचेरी। अब वोटिंग किस तरह से होती है? वोटिंग सीक्रेट पेपर बैलेट सिस्टम से होती है और वेन्यू क्या रहता है? सेम रहता है। अब आर्टिकल 55(3) ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया ये वोटिंग के बारे में बताता है। तो वोटिंग किस हिसाब से होती है? सिस्टम ऑफ प्रोपोर्शन रिप्रेजेंटेशन बाय मीन्स ऑफ सिंगल ट्रांसफरेबल वोट। इसके बारे में हम आगे जानेंगे कि इसका मतलब क्या होता है। सिस्टम ऑफ प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन का मतलब होता है और सिंगल ट्रांसफरेबल वोट का मतलब क्या होता है ये हम आगे जानेंगे। और सीक्रेट बैलेट के थ्रू ये वोटिंग होती है। अभी जानते हैं कि नॉमिनेशन का प्रोसेस क्या रहता है। देखिए कोई कैंडिडेट है तो उनका नाम 50 इलेक्टर, वो एमएलए हो सकते हैं या एमपीज हो सकते हैं, उनके द्वारा 50 कम से कम इस तरह के लोग हों जो उनके नाम का प्रस्ताव रखें। और 50 क्या होने चाहिए? सेकेंडर्स। सेकेंडर्स का मतलब क्या होता है? जो इलेक्टर्स हैं जिन्होंने जो प्रपोजर्स हैं, 50 तो प्रपोजर्स होने चाहिए और 50 होने चाहिए सेकेंडर्स। तो जो प्रपोजर्स हैं जिन्होंने उनका नाम नामित किया है कि हाँ ये हम इनको नामित कर रहे हैं, ये हमारी ओर से जो है कैंडिडेट रहेंगे। सेकेंडर्स क्या होते हैं? 50 सेकेंडर्स होने चाहिए, यानी कि जो उस नाम को सपोर्ट करते हैं। तो आई होप आप इस चीज़ को समझ गए होंगे। इलेक्टर्स का मतलब क्या होता है? यहाँ पर आप देख रहे हैं एटलीस्ट 50 इलेक्टर्स, एटलीस्ट 50 इलेक्टर्स। तो इलेक्टर्स का मतलब क्या होता है? एमपीज या फिर एमएलएज, है ना, इसका मतलब ये होता है। अब जो नॉमिनेशन पेपर है वो रिटर्निंग ऑफिसर के पास जो है जमा करने होते हैं। अब या तो कैंडिडेट अपने आप नॉमिनेशन पेपर फाइल कर सकता है या फिर जो प्रपोजर्स हैं या सेकेंडर्स हैं वो भी नॉमिनेशन पेपर फाइल कर सकते हैं रिटर्निंग ऑफिसर के सामने। अच्छा, नॉमिनेशन पेपर फाइल करते हुए 15,000 रुपये की जो सिक्योरिटी है वो भी डिपॉजिट करनी पड़ती है रिटर्निंग ऑफिसर के पास में। बाकी आपको ये जानना चाहिए रिटर्निंग ऑफिसर कौन है। तो ये रोटेशन के हिसाब से चलते हैं, या तो लोकसभा के सेक्रेटरी जनरल या फिर राज्यसभा के सेक्रेटरी जनरल रिटर्निंग ऑफिसर बनाए जाते हैं। तो पिछली बार लोकसभा के जो सेक्रेटरी जनरल थे वो रिटर्निंग ऑफिसर थे और इस बार अब जो 2022 का प्रेसिडेंशियल पोल हो रहा है इसमें जो राज्यसभा के सेक्रेटरी जनरल हैं इनको रिटर्निंग ऑफिसर बनाया गया है। अब बात करते हैं कि इलेक्शन कहाँ पर होते हैं। तो देखिए पार्लियामेंट हाउस में रूम है न्यू दिल्ली में, तो उस रूम में ये इलेक्शन चलते हैं, वोटिंग चलती है। और जो स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबलीज हैं उनका जो सेक्रेटरी बिल्डिंग है वहाँ पर वोटिंग चलती है। आई होप आप इस चीज़ को समझ गए होंगे। दूसरी बात ये है कि जो बैलेट पेपर्स होते हैं वो 2 कलर के होते हैं, ये भी एक महत्वपूर्ण फैक्ट है। एक तो ग्रीन बैलेट पेपर किन के लिए होता है? जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट्स होते हैं। पिंक किन के लिए होता है? जो स्टेट असेंबलीज के मेंबर हैं उनके लिए। तो 2 कलर के बैलेट पेपर्स होते हैं, ग्रीन एंड पिंक। आगे हम बात करें तो जो प्रेसिडेंशियल कैंडिडेट है ये सिंगल ट्रांसफरेबल वोटिंग सिस्टम के हिसाब से इनको इलेक्ट किया जाता है। अब इसका क्या मतलब है? मैंने आपको कहा था कि मैं बताता हूँ। तो इसका मतलब ये है कि आपको प्रेफरेंस देनी होती है। मान लीजिए 4 कैंडिडेट हैं, 1 A B C D, तो आप उसमें प्रेफरेंस देंगे। मान लीजिए आप चाहते हैं कि C कैंडिडेट जो है वो जीते, तो C के आगे आप 1 लिख देंगे, है ना, तो एक प्रेफरेंस दे दी। आप चाहते हैं कि D वाला उसके बाद आपको पसंद है, C के बाद आप D वाले को चाहते हैं तो 2 उसके आगे लिख देंगे। तो इस तरह से बोलते हैं प्रेफरेंस देना, उसको बोलते हैं सिंगल ट्रांसफरेबल वोटिंग सिस्टम। अच्छा, अब यहाँ देखिए अगर 7 कैंडिडेट हैं तो जो एमपीज़ या एमएलएज हैं वो उनको रैंक देंगे। रैंक के हिसाब से आपको पहला कौन सा पसंद है, फिर उसके बाद दूसरा कौन सा आप चाहते हैं, तीसरा कौन सा चाहते हैं, ये। अच्छा, अगर आपको फर्स्ट प्रेफरेंस देना ज़रूरी है। यदि आपने फर्स्ट प्रेफरेंस नहीं दी है तो आपका जो वोट है वो वैलिड नहीं रहेगा, वो इनवैलिड हो जाएगा। और ऐसा हो सकता है यदि आपने केवल फर्स्ट प्रेफरेंस दी है, बाकी की प्रेफरेंस नहीं दी है, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, तो आपका वैलिड रहेगा, है ना। तो फर्स्ट प्रेफरेंस देना जरूरी है, वही यहाँ पर लिखा है। अब विनर किस तरह से डिसाइड होगा? विनर किस तरह से डिसाइड होगा? तो टोटल नंबर ऑफ वैलिड वोट्स, जो टोटल वैलिड वोट्स हैं उनको 2 से डिवाइड किया जाएगा और उसमें फिर 1 ऐड किया जाएगा, वो होता है टोटल वैलिड वोट्स। यहाँ पर देखिए कैंडिडेट A B C,
तो कैंडिडेट बी है कोई, तो मेरी प्रेफरेंस है कि ये जीते, तो 1 इनके आगे लिख दिया। फिर दूसरी प्रेफरेंस मेरी ये है तो 2 लिख दिया, तीसरी प्रेफरेंस मेरी ये है तो 3 लिख दिया। इस तरह चलता है, और ये पिंक और ग्रीन कलर के होते हैं। अच्छा, अब यहाँ पर बात करेंगे, देखिए जनरल इलेक्शंस में क्या होता है, एक पर्सन है तो उसका 1 वोट काउंट होता है, लेकिन यहाँ पर प्रेसिडेंशियल इलेक्शन में थोड़ा मेथड अलग है। देखिए एमएलए की बात करें किसी राज्य की, मान लीजिए उत्तर प्रदेश की बात करते हैं, तो टोटल पॉपुलेशन जो उस राज्य की है 1971 के सेंसस के हिसाब से यहाँ पर बात चलती है। तो टोटल पॉपुलेशन उस वक्त कितनी है, वो अपॉन नंबर ऑफ एमएलएज, नंबर ऑफ एमएलएज अब कितने हैं उससे डिवाइड करेंगे, और फिर जो आंकड़े आएंगे उसको 1000 से डिवाइड करेंगे, तो ये आ जाता है एमएलए की जो वोट की वैल्यू है वो। एमपी की वोट की वैल्यू की बात करें तो टोटल नंबर ऑफ वोट असाइंड टू एमएलए, तो जो टोटल एमएलएज हैं, ठीक है, सभी राज्य जो शामिल हो रहे हैं उनके एमएलएज की जो वोट की वैल्यू आई है उसको टोटल नंबर ऑफ एमपी से डिवाइड करते हैं। एमपीज कितने हैं, 776, 543 लोकसभा के और 233 राज्यसभा के। देखिए यहाँ पर एक एग्जाम्पल से समझेंगे। देखिए 1971 के हिसाब से उत्तर प्रदेश की जो पॉपुलेशन है वो 83 लाख, ये है आपकी 8,38,49,905, ये उत्तर प्रदेश की पॉपुलेशन है 1971 के हिसाब से। और अब विधानसभा में कितने एमएलए हैं, 403 एमएलए हैं। तो इस पॉपुलेशन को इन एमएलए से आपने डिवाइड किया, फिर जो आंकड़ा है उसको 1000 से डिवाइड किया, तो ये कितना आया उत्तर प्रदेश के लिए निकल कर आया 208। तो हर एक एमएलए का जो वोट है वो 208 काउंट होता है, उसकी वैल्यू है 208। तो आपने देखा जितनी ज़्यादा पॉपुलेशन है उतनी ज़्यादा वोट निकल कर आया है हर एक एमएलए का। तो इसलिए जहाँ पर ज़्यादा पॉपुलेशन है ना, तो वो जो है ज़्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है स्टेट किसी भी प्रेसिडेंशियल इलेक्शन में। अब यहाँ सिक्किम और आंध्र प्रदेश में देखें तो सिक्किम में जो हर एक एमएलए की जो वोट की वैल्यू है वो 7 है, और अरुणाचल प्रदेश में 8 है। अब इसको बोलते हैं प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन। तो दोनों ही टर्म मैंने आपको बता दिए हैं। अब देखिए उत्तर प्रदेश की जो टोटल वैल्यू ऑफ वोट्स निकल कर आए उत्तर प्रदेश के लिए वो कितने आए, वैल्यू ऑफ ईच वोट ऑफ एन एमएलए मल्टीप्लाई टोटल नंबर ऑफ एमएलएस। तो वैल्यू ऑफ ईच वोट ऑफ एमएलए कितना आया था, 208 निकल कर आया था, और 208 में फिर आप गुणा कर दीजिए टोटल नंबर ऑफ एमएलएस कितने हैं, टोटल नंबर ऑफ एमएलएस कितने हैं 403, तो ये आपका आया 83,824। इसी तरह से ये उत्तर प्रदेश का आया, इस तरह से उत्तराखंड का आ जाएगा, पंजाब का, हरियाणा का, इस तरह से आ जाएंगे। अब इन सबको आप फिर ऐड कर देंगे तो ये निकल कर आएगा टोटल सम कितना आ जाएगा। जब आप हर राज्य का इस तरह से निकालेंगे तो ये आपका लगभग इतना जाएगा, 5,49,495 सभी एमएलए की जो वोट की वैल्यू है वो। देखिए ये आंकड़े जो है मैंने बिल्कुल स्पेसिफिक नहीं लिए हैं, आपको समझाने के लिए ये आंकड़े लिए हैं। अच्छा, अब बात करते हैं कि हर एक एमपी की वोट की वैल्यू कितनी है। तो देखिए ये फिक्स है, 708 होती है। हर एक एमपी की जो वैल्यू है जो उसकी वोट की वो फिक्स है 708, लेकिन अब ये जो है 700 तक हो जाएगी, क्योंकि जो जम्मू एंड कश्मीर की जो लेजिस्लेटिव असेंबली है वो तो अब नहीं है, तो इस वजह से लगभग 700 हो जाएगी। अच्छा, अब यहाँ पर टोटल वैल्यू ऑफ ऑल 776 एमपी, 776 टोटल एमपीज़ हैं, उनकी टोटल वैल्यू कितनी हो जाएगी 776 मल्टीप्लाई 708, तो ये निकल कर आया जो है टोटल एमपीज़ की जो वैल्यू है। और ये कितना निकल कर आया था, भारत में जितने भी एमएलएज हैं, जो इलेक्टेड एमएलएज हैं उनकी वैल्यू। अब इन दोनों को आप ऐड कर दीजिए तो टोटल इलेक्टोरल कॉलेज जो बना वो इतने का बना, 10,98,903 का। आई बात समझे, तो टोटल वोट वैल्यू कितनी है 10,98,903, तो टोटल जो वोट हैं वो इतने पड़ते हैं। अच्छा, बात ये है अब ऐसा नहीं है कि सिंपल मेजोरिटी मिल गई और वो कैंडिडेट जीत गया, ऐसा नहीं होता। ये क्या होता है, इसमें एक स्पेसिफिक कोटा होता है वोट्स का, उतना प्राप्त करना पड़ता है। देखिए अब ईसी क्या करता है, ईसी टोटल ऑफ ऑल वैलिड वोट्स कास्ट बाय इलेक्टोरल कॉलेज। अब जितने भी वैलिड वोट्स हैं उनको जो है एड अप किया जाता है, ठीक है, जो बैलेट पेपर्स के थ्रू जो वैलिड वोट्स पड़े उनको एड अप किया जाता है। अब टोटल वोट्स आ गए, अब कौन कैंडिडेट जीता है ये कैसा फैसला होगा, तो अब जो टोटल वैलिड वोट्स हैं उनका 50% निकाला जाएगा, ठीक है, और उसमें 1 जोड़ा जाएगा, तो वो आंकड़ा जो प्राप्त करेगा वही विनर कहलाएगा। देखिए यहाँ पर देखिए, मान लीजिए 5 लाख वैलिड वोट्स पड़े हैं। अब जो प्रेसिडेंशियल कैंडिडेट है यदि वो जीतना चाहता है तो उसको 5 लाख डिवाइड बाई 2 + 1, तो इतने वोट्स उसको चाहिए होंगे।
2,50,001 वोट उसको चाहिए होंगे। अब मान लीजिए इस वोट तक कोई भी कैंडिडेट जो है नहीं पहुंच पाया तो क्या होगा। अब देखिए, मान लीजिए ये है कैंडिडेट सी है, अब ये लास्ट में है, ठीक है, सबसे जो लास्ट प्रेफरेंस है इसकी है, तो इस वाले कैंडिडेट को हटा दिया जाएगा। अब कौन बचेंगे, ए और बी। अब जो सी के लिए वोट दिए गए हैं, है ना, तो इसको तो हटा दिया है। यहाँ पर लिखा है हावर द वोट्स कास्ट इन द फेवर आर नॉट डिस्कार्डेड एंड स्टेट ट्रांसफर टू द अदर कैंडिडेट्स। अब देखिए सी को थर्ड प्रेफरेंस मिली हुई थी तो इसको हटा दिया। अब जिन्होंने इसके बाद इसके जो वोट्स हैं वो 1 और 2 जो कैंडिडेट्स हैं उनको ट्रांसफ़र कर दिए जाते हैं प्रेफरेंस के हिसाब से। भाई जिसने अब कैंडिडेट बी को दिया है वो बी के पास चले जाएगा, सेकंड प्रेफरेंस, ठीक है। अब देखिए फर्स्ट प्रेफरेंस जिन्होंने इसको दी थी लेकिन ये थर्ड पर रहा, लेकिन कुछ ने तो इसको फर्स्ट प्रेफरेंस दी होगी, तो ये क्या हुआ, हट गया क्योंकि लास्ट पोजीशन पर था। लेकिन इसके बाद जिन्होंने सेकंड प्रेफरेंस दी होगी वो इनमें बढ़ जाएगा, अगर बी को दी होगी तो बी में चला जाएगा, अगर ए को दी होगी तो ए में चला जाएगा। तो इस हिसाब से इनके आंकड़े बढ़ जाएंगे, ए और बी के आंकड़े बढ़ जाएंगे, और जो भी इस नंबर को प्राप्त कर लेगा वही विनर कहलाएगा। तो आई होप आप इस पूरे जो प्रेसिडेंट इलेक्शन को समझ गए होंगे किस तरह से चुने जाते हैं। सेशन कैसा लगा आपको ज़रूर बताइएगा। साथ ही करंट अफेयर्स फंडा को आप टेलीग्राम पर भी ज्वाइन कर सकते हैं, यहाँ पर रेगुलर वीडियो अपडेट्स और करंट क्विजेस हम आप सभी के लिए डालते रहते हैं। साथ ही डिस्कशन ग्रुप में आप किसी भी क्वेश्चन का सोल्यूशन पा सकते हैं। दोस्तों यहाँ पर हमारे करंट अफेयर्स की प्लेलिस्ट दी गई है, इसको आप जरूर देखें और अपने दोस्तों के साथ, फेलो एस्पिरेंट के साथ हमारे करंट अफेयर्स को शेयर जरूर करें। आज का सेशन आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। थैंक यू गाइस।